हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी से रिलेटेड बेसिकली कुछ टर्म्स या क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं। जैसे केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे रेट से क्वेश्चन पूछता है, या मॉनिटरिंग ऑफ प्रोग्रेस ऑफ जो रिएक्शन है उसको कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड और आर्हेनियस थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी या आप इसे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी भी कहते हैं, और इसमें मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे एनर्जी प्रोफाइल और एनर्जी प्रोफाइल आर्हेनियस इक्वेशन इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो जैसे आर्हेनियस का जो स्टेटमेंट है या थ्योरी है कि बेसिकली रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और बेसिकली कोलिजन करने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या इसका मतलब यहाँ पे है ये निकाल लेना चाहिए कि हर एक रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स का जो कोलिजन होगा वो लीड करेगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन को? नहीं। रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स जो इफेक्टिव वे में कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव कोलिजन होता है, यानी जब रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ कोलाइड करते हैं, तो वैसे कोलिजन को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। और ड्यूरिंग इफेक्टिव कोलिजन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में का फॉर्मेशन जहाँ पे हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड धीरे 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 टूट रहा होता है एंड प्रोडक्ट का धीरे धीरे नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसे हम आइसोलेट नहीं कर सकते, जिसे स्टडी नहीं कर सकते, जिसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसे हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। फाइनली वो हाईएस्ट एनर्जी स्टेट जहाँ पे रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूट रहा है और प्रोडक्ट का धीरे धीरे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो एक की वर्ड है इफेक्टिव कोलिजन, यानी जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, ओनली दैट कोलिजन लीड्स टू द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे उस एनर्जी बैरियर को और एनर्जी प्रोफाइल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, और इस रिएक्शन में यहाँ पे हम लोगों ने ये एनर्जी प्रोफाइल के लिए लिखा हुआ है एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट। मान लो यहाँ पे कोई रिएक्शन हमें दिया है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो सपोज ये रिएक्टेंट के एवरेज एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट का जो मोलिक्यूल है उसका एवरेज एनर्जी लेवल है, और यहाँ से बेसिकली ये रिएक्टेंट के मोलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट में आते हैं, हाईएस्ट एनर्जी स्टेट, जहाँ पे रिएक्टेंट का पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है और प्रोडक्ट का नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, जहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो इसका एनर्जी प्रोडक्ट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इधर कहीं पे ये एवरेज एनर्जी लेवल किसका है? प्रोडक्ट का। तो इसे हम लोग बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं ER से, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं EP से। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को इस हाइट को, एनर्जी बैरियर की हाइट को क्रॉस करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक सफिशिएंट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिसीव करके इस एवरेज एनर्जी लेवल से कहाँ आ जाते हैं? हाईएस्ट एनर्जी स्टेट में। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जब कोलाइड करता है तो बेसिकली इसको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ तक पहुंचने के लिए। दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं रिएक्टेंट बनाने के लिए, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और
बेसिकली जीरो लेवल से अगर हम देखें, जीरो लेवल से इस एनर्जी बैरियर की हाइट को क्रॉस करने के लिए जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट टोटल एनर्जी इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, टोटल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू क्रॉस द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट माइनस एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, ये आपको क्या दे देता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ पे ई आर क्या है, तो ये है एवरेज एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ईपी क्या है, तो दिस इज एवरेज एनर्जी लेवल, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। और ये एफ, तो यह है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, EAB, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। और डेल्टा एच की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेल्टा एच होता है ईपी माइनस ई आर, या ये होता है ई ए एफ माइनस ई ए बी। और इन सारे टर्म्स पे जेई मेन में क्वेश्चन पूछे गए। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द हाइट ऑफ एनर्जी बैरियर। तो बेसिकली जीरो लेवल से लेकर के इस मैक्सिमा तक, यहाँ तक जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पे ई ए एफ प्लस ई आर। बेसिकली ये है क्या, तो ये है ई आर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, ईपी है। तो आप लिख सकते हैं ई आर प्लस ई एफ या ईपी प्लस ई ए बी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्लियर होना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन का एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि बेसिकली आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का ये एनर्जी प्रोफाइल दिया हुआ है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का यहाँ पे एनर्जी, अब वर्सेस यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे ये एवरेज एनर्जी लेवल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का है और हमें ये कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मिलता है, ये प्रोडक्ट का एवरेज एनर्जी लेवल है और यहाँ पे रिएक्टेंट का। तो बेसिकली यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एनर्जी दिया है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5 किलो जूल पर मोल।
ये 5 दिया है, ये 10 दिया है, यहाँ पे ये 55 दिया हुआ है मान लो। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को अगर यहाँ पूछा जाए कि फाइंड बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड डेल्टा एच अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ, तो बेसिकली EAF आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एनर्जी लेवल कितना है, तो ये 10 किलो जूल पर मोल है, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितना चाहिए 45, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन का कितना हुआ, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन का आप देख सकते हैं 45, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितना है 55 किलो जूल पर मोल, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो हमें ये मिल जाएगा 45 किलो जूल पर मोल, 45 किलो जूल पर मोल। या आप ये भी लिख सकते हैं कि बेसिकली यहां से लेके यहां तक जो एनर्जी बैरियर की हाइट को क्रॉस करने के लिए एनर्जी चाहिए क्या है 55, यानी ई थ्रेशोल्ड यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी कितना है 55 किलो जूल पर मोल, एंड दिस इज इक्वल टू ER प्लस EAF, और ER कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, तो EAF कितना आएगा, तो ये आएगा 45 किलो जूल पर मोल। EAB की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस डायरेक्शन से चलेंगे तो दिस इज EP, और बेसिकली ये हमें यहाँ पे अब क्या मिलेगा, तो ये है EAB, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये बेसिकली है EP। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी आप लिख सकते हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू आप लिखोगे EP प्लस EAB, तो EP कितना है 5 किलो जूल पर मोल, ये 5 है और ये 55 है, तो EAB हमें मिलेगा 50 किलो जूल पर मोल। तो आपने ये EAB थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा हुआ है, थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको मालूम है, यहाँ पे एनर्जी जो एनर्जी बैरियर की हाइट को क्रॉस करने के लिए टोटल मिनिमम एनर्जी चाहिए दैट इज 55 किलो जूल पर मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। डेल्टा एच पूछ रहा है, तो डेल्टा एच आप यहाँ ग्राफ से बता सकते हो, EP माइनस ER, तो ये 10 है ये 5 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 5, तो डेल्टा एच या तो आप लिख सकते हो EF माइनस EAB, EF है 45 माइनस 55 माइनस 45 माइनस 50, 45 माइनस 50, और ये कितना आएगा, तो ये हम लोगों को मिलेगा -5 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच निगेटिव है तो ये रिएक्शन क्या होगा एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। या आप ये भी लिख सकते थे EP माइनस ER, तो EP कितना है 5 माइनस 10 -5 किलो जूल पर मोल। तो एनर्जी प्रोफाइल पे क्वेश्चन पूछता है और आपको ये आना चाहिए, हल्का क्वेश्चन होता है, हर हाल में बनना चाहिए। इसके बाद जैसे मान लो क्वेश्चन हमें दिया है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है 30 किलो जूल पर मोल। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B. An exothermic reaction A to B has an activation energy 30 kilojoule per mole. If energy change of reaction is -20 kilojoule, यहाँ पे कहता है if energy, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, if energy change of reaction is -20 kilojoule per mole, then find energy of activation of reverse reaction, reverse
रिएक्शन, और ये आपको जेई मेन 2021 में आया, जेई मेन 2021 में आया है, मेंस आपको देना है। तो देखो एनर्जी प्रोफाइल से रिलेटेड है, हल्का क्वेश्चन है, और जब 10 सेट पेपर बनते हैं तो 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन बेसिकली वो रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एनर्जी प्रोफाइल से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि ए से बी एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिया है, ए से बी फॉरवर्ड डायरेक्शन हुआ, तो आपने ये पढ़ा है कि एनर्जी चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन निगेटिव होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच इसका निगेटिव होगा, एंड दिस इज इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी, ई ए एफ माइनस ई ए बी, ई ए एफ माइनस ई ए बी या ई पी माइनस ई आर। तो ई ए एफ माइनस ई ए बी, ई पी माइनस ई आर। तो आप यहाँ पे एनर्जी चेंज दिया हुआ कितना, -20 किलो जूल पर मोल, और फॉरवर्ड डायरेक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है 30 किलो जूल पर मोल। तो बैकवर्ड डायरेक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन आपको मिल जाएगा ई ए बी इज इक्वल टू -50, -50 नहीं होगा, इधर आएगा ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 किलो जूल पर, 50 किलो जूल पर। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जेई मेन का क्वेश्चन है, सिंपल डेल्टा एच पे पूछा हुआ है और ये आपके ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जेई मेन का ही क्वेश्चन आगे, तो उस पर हम लोग आएंगे नेक्स्ट इसके बाद। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ reactant molecules, the activation energy of reactant molecules in a reaction depends on, किस पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट टेम्परेचर, सेकेंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, थर्ड कोलिजन पर यूनिट टाइम, कोलिजन पर यूनिट टाइम, और चौथा आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किस पे डिपेंड करता है। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, कोलिजन पर यूनिट टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिपेंड करता है। अब इस क्वेश्चन के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट दिया है द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ए रिएक्शन, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर ए रिएक्शन R2P is given below, is given below। कहता है डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन corresponds to the energy, corresponds to the energy। अब यहाँ पे जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी
आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आपको दिया हुआ है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ पे जो ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दिया है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है और ये कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो इसका मैक्सिमा है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है ये x और ये वैल्यू आपको दिया हुआ है y और ये वैल्यू दिया हुआ है z। तो आपसे कहता है द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्शन इज गिवन बिलो, तो डेल्टा एच नॉट क्या होगा? तो डेल्टा एच नॉट हम लोगों ने सीखा, ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्टेंट R और ये प्रोडक्ट P है। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का जो एवरेज एनर्जी लेवल है और प्रोडक्ट का जो एवरेज एनर्जी लेवल है, दोनों का डिफरेंस क्या है? जेड। तो डेल्टा एच नॉट होता है ईपी माइनस ई आर, ईपी माइनस ई आर, यह होता है ये ई ए एफ माइनस ई ए बी। तो यहाँ पे डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन हमें क्या मिलेगा? तो डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता, अगर ऑप्शन दे दिया जाता तो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बोलिए? तो यहाँ से डायरेक्ट आप ईपी माइनस ई आर लिख सकते हैं कि ईपी माइनस ई आर ये डिफरेंस कितना है? तो ये बेसिकली जेड है। या एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना है? एक्स है। और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन कितना है? वाई है। यानी या तो डेल्टा एच नॉट जेड के बराबर होगा या ये किसके बराबर होगा? तो ये बेसिकली एक्स माइनस वाई के बराबर होगा, एक्स माइनस वाई के बराबर होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कोलिजन थ्योरी इज अप्लीकेबल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है द कोलिजन थ्योरी इज अप्लीकेबल टू, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड पॉइंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड पॉइंट बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन और चौथा इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ रिएक्शन है, किस पे लागू होगा? तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे लागू नहीं होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे लागू नहीं होता है, किस पे लागू होता है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन पे। इंटरमोलिकुलर रिएक्शन पे नहीं, किस पे? बाइमोलिकुलर रिएक्शन पे, जिसमें रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं। रिएक्टेंट के मोलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड सफिशिएंट एनर्जी। इसको लिखने के बाद जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है, सिंपल सा ग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। व्हाट इज द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन? डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन
व्हाट इज द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन? रिएक्शन हमें यहाँ पे दिया है ए प्लस बी इक्वल टू सी, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे एवरेज एनर्जी लेवल है और ये ए प्लस बी, और ए प्लस बी से ए प्लस बी से ए प्लस बी से बेसिकली यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन रहा है। मान लीजिए ए प्लस बी से यहाँ पे कोई ये प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका ए प्लस बी से यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है सी, प्रोडक्ट बन रहा है सी। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो कहता है व्हाट इज द डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन। मैं अभी इंडोथर्मिक लिखा हूं, आप चाहें तो इसे एक्सोथर्मिक भी बना सकते हैं। अगर इसी को अगर हम लोग नीचे लेके चले आए, यहाँ पे बेसिकली इस तरह का मान लीजिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेके आ जाए, तो यहाँ पे सपोज एनर्जी है 5 किलो जूल पर मोल, 5 किलो जूल, और इधर आ रहा है ये 10, इधर आ रहा है 15, ये 20, 25। तो बेसिकली यहाँ पे एनर्जी लेवल मान लीजिए रिप्रेजेंट किया हुआ है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग ले सकते हैं 7, यहाँ पे 12, यहाँ पे 18, और बेसिकली यहाँ पे भी कुछ एनर्जी लेवल मान लीजिए कि रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये अगर आप देखें तो हमने इंडोथर्मिक अभी भी बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे ये एनर्जी लेवल सपोज मान लो 6 है। तो बेसिकली यहाँ से 5 से लेके 6 तक यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ए प्लस बी से बन रहा है सी, बन रहा है प्रोडक्ट, और यहाँ पे एनर्जी लेवल हमने ले लिया 6। तो बेसिकली सब यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू किस यूनिट में दिया हुआ है? तो एनर्जी दिया हुआ है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। सोच रहा था एक्सोथर्मिक लेने के लिए, लेकिन इंडोथर्मिक अगेन यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ईपी का वैल्यू ज्यादा है 6 है, और ईआर यहाँ पे कितना है 5 है। तो ये एनर्जी डिफरेंस हमें क्या दे देगा? तो ये एनर्जी डिफरेंस हमें दे देगा डेल्टा एच। ये एनर्जी डिफरेंस क्या दे देगा? डेल्टा एच दे देगा। यानी इस रिएक्शन का डेल्टा एच नॉट हमें लिखना हो तो ईपी माइनस ई आर, यानी इतने सारे जो इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन हो रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फाइनल जो प्रोडक्ट का एवरेज एनर्जी लेवल है और रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी लेवल है, इसका डिफरेंस कितना मिलेगा? 6 माइनस 5। तो ये कितना मिलेगा? 1 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसको लिखने के बाद जैसे मान लो यहाँ पे हमें क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है इस तरह का, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन पे। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन ए मल्टी स्टेप रिएक्शन such as a plus b equal to c plus d। कहता है द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज शोन, द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इज शोन। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, सुन भी लो।
व्हाट इज द ईए फॉर द रिएक्शन आपको बताना है। व्हाट इज ईए फॉर द रिएक्शन, ईए फॉर द रिएक्शन क्या होगा, व्हाट इज द ईए फॉर द रिएक्शन। और रिएक्शन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बेसिकली ये A प्लस बी से C बन रहा है और C से बेसिकली यहाँ पे D बन रहा है। तो व्हाट इज द ईए फॉर द रिएक्शन C2D, C2D। और यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। और एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में ये एवरेज एनर्जी लेवल जो यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, एवरेज एनर्जी लेवल, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिया हुआ है। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यहाँ पे फाइनली बन रहा है। तो यहाँ पे A प्लस बी से क्या बना, C बना, और C से क्या बन रहा है, D बन रहा है। रिएक्टेंट यहाँ पे A प्लस बी, इसका एनर्जी हमें दिया हुआ है, और इसका एनर्जी दिया हुआ है सपोज यहाँ पे 5 दिया है, 7 दिया है, या ये आपको 10 दिया हुआ है, किलोजूल पर मोल में दिया हुआ, किलोजूल पर मोल में। और यहाँ पे सपोज ये 15 है और ये 20 है, तो सॉरी, और ये 25 है। सारा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने किया हुआ। तो आपसे कहता है व्हाट इज द ईए फॉर द रिएक्शन C2D। तो C से D के लिए आप देख सकते हैं कि C से D के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पे EA2 हो जाएगा, और यहाँ पे A प्लस बी से C बन रहा है, तो दिस इज EA1, EA1। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑप्शन 1, जैसे मान लीजिए ऑप्शन 1 तो मैंने डेटा इसके आधार पे दिया नहीं है, तो यहाँ पे EA1 और EA2 अगर हमें निकालना हो तो EA2 हम लोग बता सकते हैं, ये EA2 हुआ C से D के लिए। तो व्हाट इज द EA फॉर द रिएक्शन C2D के लिए, तो C से D के लिए हम लोग यहाँ पे EA2 कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू है 25 और ये है C के लिए 15, तो 25 माइनस 15 कितना आएगा, 10 किलोजूल पर मोल। और A प्लस बी से जो C बन रहा है इसके लिए EA1, तो अगर आप देखें तो ये 5 से आ रहा है 20 पे, यानी 20 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा 15 किलोजूल पर मोल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस EA1 इज ग्रेटर दैन EA2, तो इसमें कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बेसिकली क्या है, कम है, वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, और जिसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है उसका स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। तो जैसे अगर यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन अगर बनता है कि फॉर एबव डायग्राम विच स्टेटमेंट इज ट्रू, फॉर एबव डायग्राम विच स्टेटमेंट, फॉर एबव डायग्राम विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया है फर्स्ट में A प्लस बी से जो C बन रहा है इज फास्टर, A प्लस बी से C जो बन रहा है फास्टर है, या C से D जो बन रहा है रिएक्शन ये फास्टर है। थर्ड में हमें दिया हुआ है कि रिएक्शन 1 एंड 2 मतलब इक्वल रेट से हो रहा है, तो रिएक्शन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 एंड 2 आर इक्वल, और चौथा पॉइंट दिया है अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। तो देखिए की पॉइंट यहाँ पे है, की पॉइंट यहाँ पे है कि जिस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा, जिस रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगा वो रिएक्शन क्या होगा, फास्टर होगा। यहाँ पे फास्टर कौन सा होगा,
सेकेंड स्टेप सी से जो डी बन रहा है फास्टर होगा, तो एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है, ए प्लस बी से सी बना, सी से डी बना, और आपको यहाँ पे एनर्जी प्रोफाइल में डेटा दिया रहेगा, तो पूछ सकता है आपसे फॉरवर्ड एक्टिवेशन, सॉरी फर्स्ट रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, सेकेंड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, या आपसे फास्टर और स्लोअर रिएक्शन पूछ सकता है एनर्जी प्रोफाइल दे करके, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जैसे जेई मेन का कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जेई मेन का, उस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि K इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। K इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी। और इसको हम लोग दो टेम्परेचर पे स्टडी करें तो हमें ये रिलेशन मिलता है, log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, या इसे हम लोग लिखते हैं ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो ये रिलेशन याद होना चाहिए। इसमें e टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है फ्रैक्शन ऑफ reactant molecule to cross, fraction of molecule having the kinetic energy to cross the height of energy barrier, e to the power minus a by rt, इतना परसेंट या इतना फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल एनर्जी बैरियर के हाइट को क्रॉस कर सकता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, हर साल क्वेश्चन इस पे पूछता है, आप पेपर देख सकते हैं। तो बेसिकली आर्हेनियस का इक्वेशन और log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 और 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे मान लीजिए, अब अगर आपको दिया जाए, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली जैसे हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर ए रिएक्शन K बराबर A e टू दी पावर माइनस 40,000 बाई टी, ये इक्वेशन दिया हुआ है, और इसके लिए कहता है फाइंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन कैलोरी। तो ये आपको बताना है। तो जैसा कि हम सभी ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है बताएं कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, बोलिए। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, सिंस के बराबर ए ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी, तो इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करें तो यहाँ माइनस ई ए बाई आर माइनस 40,000 के बराबर होगा, और आप यहाँ से बता सकते हो कि बेसिकली 40,000 इज इक्वल टू ई ए बाई आर, और आर कैलोरी में जानते हो 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है, तो ई ए बराबर 40,000 आर होगा, यानी 40,000 इंटू 2 यानी 80,000 कैलोरी, 80,000 कैलोरी हमें मिलेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे जेई मेन को कुछ क्वेश्चन है, 3-4 हमने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन, the rate constant of a reaction increases by, the rate constant of a reaction increases by 5 times on increase in temperature, on increase in temperature from, on increase in temperature from 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहता है द वैल्यू ऑफ EA इन किलो जूल पर मोल इज व्हाट, द वैल्यू of EA
in kilojoule per mole is what? इंटीजर का क्वेश्चन है और ये जेई मेन में पूछा हुआ है 2021 में। तो देखो जेई मेन का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है कहाँ से कहाँ? 5 टाइम्स, जब टेम्परेचर हम 27 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं और आपको बताना है वैल्यू ऑफ ये। तो K1 K2 का रेशियो दिया है, टेम्परेचर का वैल्यू दिया है, तो हमें ये इक्वेशन यूज करना है, आरएनएस इक्वेशन, इसे बताना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, गिवन है जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज K इंक्रीजेज, यानी K2 by K1 कितना टाइम्स इंक्रीज हो रहा है? 5 टाइम्स। रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इंक्रीजेज बाय 5 टाइम्स विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 27 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि log K2 by K1 इज इक्वल टू 2 log K2 by K1 इक्वल टू EA by 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। तो यहाँ पे log K2 by K1 कितना होगा? 5। ये तुम्हें निकालना है और ये है 2.303 और R का वैल्यू। ये डिपेंड करेगा कि हमें किस यूनिट में कैलकुलेट करना है। अगर जूल में कैलकुलेट करना है तो 8.314 यहाँ पे पुट करेंगे, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, एंड दिस इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 52, तो ये 325 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो log 5.699 होता है और इस 0.699 को हम लोग 0.7 भी ले सकते हैं और EA बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 325 माइनस 325 बटा 300 अगुना 325, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, कितना मिलेगा? 0.7 इंटू 2.303, इसको तुम 25/3 भी लिख सकते हो, 25/3, और यहाँ पे 300 इंटू 325/25, ये 25 कैंसिल आउट होगा, ये 100 हो जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा 7 इंटू 23.03 इंटू 325। तो यहाँ पे मतलब किलो जूल पर मोल में भी फाइंड आउट कर सकते हो, यह भी क्या है? जूल पर मोल हम लोगों ने लिखा। और इसी नंबर को, जो नंबर यहाँ पे आया हुआ है, इसको 1000 से हम डिवाइड कर दे तो किस में आ जाएगा? किलो जूल पर मोल। तो ये जेई मेन में बेसिकली 2021 में आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल से रिलेटेड, आर्हेनियस इक्वेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड, द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड ऑन गोल्ड सरफेस follows first order kinetics, first order kinetics।